नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए। 10 जुलाई को वोटों की गिनती होगी, नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले जीत के अपने अपने दावे हैं। इन दावों के बीच सवाल ये है कि क्या ये बिहार विधान परिषद का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल रहा, और प्रतिष्ठा का सवाल एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी, और क्या इस चुनाव के नतीजों का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसका करेंगे हम डीएनए टेस्ट। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि शुचिता की राजनीति करने का दावा करने वाले दल चुनाव में जब उम्मीदवारों के चयन की बारी आती है तो क्यों फिर दागी उम्मीदवारों का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस चुनाव को देखते हुए कई अहम सवाल भी हैं। एक सवाल तो यही है कि चुनाव सुधार कैसे हो। अगर दल खुद से दागियों को दूर नहीं करेंगे तो व्यवस्था सुधरेगी कैसे। हद यह है कि कोई ऐसा दल नहीं है जो विकास के दावे ना करता हो और दागियों के लिए दरवाजे खुले न रखता हो। विधान परिषद चुनाव से संदेश क्या राजनीति बदलने को तैयार नहीं। स्वच्छ राजनीति से लगता है डर। बिहार विधान परिषद के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। वोट डाले जा चुके हैं और इंतजार लाल बत्ती में बैठकर सत्ता की दहलीज तक पहुंचने वाले नामों का है। 10 जुलाई को नतीजे भी आ जाएंगे, पर एक सवाल जो इस वक्त चुनाव के बाद सबके ज़हन में है, वो है राजनीति में दागियों का वर्चस्व। बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक जो हकीकत सामने आई है वो चौंकाने वाली है। अध्ययन के अनुसार बीजेपी के 10, जेडीयू के 7 और आरजेडी के 8 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 20 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या के मामले घोषित किए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में शक्ति की उपासना कब से शुरू हुई ये तो पता नहीं है, लेकिन कोई भी चुनाव बिना बाहुबल के प्रयोग के संपन्न नहीं होता। बिहार एक बार फिर इस बात का गवाह बना है। उम्मीद बिहार से जरूर है, क्योंकि विधान परिषद का चुनाव आने वाले समय में राजनीतिक दिशा या दशा का आगाज है। क्या अंजाम भी इसी तरीके का होगा। यानी चुनाव को लेकर सारी बहस जनता के कल्याण से पहले राजनीति के सरोकारों से ही टकरा नहीं पा रही है। अहम बात यह है कि आरोप के दायरे में सभी दल हैं। बीजेपी का बिहार में विकास करने का दावा अपराध के साए में सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ बढ़ चला बिहार कहने वाली जेडीयू सियासत के जिस रास्ते पर बढ़ चली है उसे लेकर भी शंका है। आरजेडी के सामने तो राजनीति का इतिहास ही भारी पड़ जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव सुधार की बात सिर्फ बातें ही रहेंगी। इसकी पूरी जिम्मेवारी सिर्फ आयोग के कंधे पर होगी। राजनीतिक दल अपनी भूमिका से कतराते दिखेंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से बहुत कुछ जुड़ा है। राजनीति के प्रयोग से लेकर हर बल के उपयोग तक बिहार पर पूरे देश की नजर है। ऐसे में प्रयोग की ये धरती क्या राजनीति को स्वच्छ करने का प्रयोग करेगी। चुनाव से पहले जनता नाम केवलम और चुनाव के बाद सत्ता नाम केवलम। राजनीति की ये परिपाटी बहुत पुरानी रही है। बिहार में एक बार फिर चुनाव के दौरान बाहुबल का इस्तेमाल राजनीतिक दल खुलकर करते दिखे हैं। सवाल ये है कि क्या इस बल का प्रयोग आगे चलकर जनता के विकास के लिए होगा या सिर्फ राजनीति को मजबूत करने का प्रयास होगा। अनिलेश कुमार, जी मीडिया, पटना। तो बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जरा हकीकत देखिए। राजनीति के स्वच्छ होने की उम्मीद किस तरह से दम तोड़ती नजर आती है, और सोचिए जरा कि किस तरफ राजनीति जा रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव में उतरे 152 उम्मीदवारों में करीब आधे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं या फिर उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा उम्मीदवारों के हलफनामों का किए गए अध्ययन के मुताबिक 74 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जबकि 77 उम्मीदवारों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। रिपोर्ट के मुताबिक 74 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उनमें 41 के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती और महिलाओं के विरुद्ध अपराध समेत गंभीर आरोप हैं।
अब जरा सोचिए कि उम्मीदवारों के हालात क्या थे और क्या इनसे राजनीतिक शुचिता की उम्मीद आप कर सकते हैं। और ये मामले गंभीर रहे हैं, जो आरोप रहे हैं उम्मीदवारों पर वो ये बताने के लिए काफी हैं कि सत्ता को साधने का तरीका क्या समझा जाता है बिहार में, और हर दल के हालात एक जैसे हैं। नजर डालिए जरा। ऐसे उम्मीदवारों में बीजेपी शीर्ष पर है। उसके 18 में से 10 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जबकि जेडीयू के 10 में से 6 उम्मीदवार ऐसे मामलों से घिरे हैं। लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर है। उसके 10 में 5 उम्मीदवार पर विभिन्न अपराधों को लेकर मामले दर्ज हैं। जो प्रत्याशी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद पहुंचने के लिए चुनाव मैदान में उतरे, वे भी पीछे नहीं हैं। रिपोर्ट बताती है कि 104 ऐसे उम्मीदवारों में 32 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। कुल 20 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में घोषणा की है कि उनके विरुद्ध अदालतों में हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले विभिन्न चरणों में लंबित है। अब ये तो रही आरोप की बात, और राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों के स्वागत करते दलों की हकीकत। बात पैसों की, बात धनबल की। बाहुबल के साथ धनबलियों की भी कोई कमी नहीं दिखी इस चुनाव में। उम्मीदवारों में 77 करोड़पति थे और हर उम्मीदवार की औसत संपत्ति करीब 5.28 करोड़ रुपए की बताई गई। पार्टी हिसाब से देखे तो बीजेपी के लगभग सभी उम्मीदवार करोड़पति थे। बीजेपी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 29.33 करोड़ रुपए थी। जेडीयू करोड़पतियों की सूची में दूसरे नंबर पर दिखा। उसके भी सभी 10 उम्मीदवारों में हर की संपत्ति औसत 14.27 करोड़ रुपए की थी। आरजेडी ऐसे उम्मीदवारों में तीसरे नंबर पर रहा। उसके सभी 10 उम्मीदवारों में हर की संपत्ति का औसत 5 करोड़ रुपए रहा। कोई भी चुनाव लोगों की सेवा के लिए जनप्रतिनिधि को चुनने का माध्यम होते हैं, पर दिक्कत यह है कि बदलते वक्त के साथ राजनीति का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। सुधार भाषणों के अलावा कहीं और नहीं दिखता। दुखद पहलू यह है कि आरोप के दायरे में हर दल है। लेकिन बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले से ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया था, और सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों की तस्वीरों से लेकर उम्मीदवारों की तकदीर तक सब कुछ चर्चा के केंद्र में रहे हैं। पर एक सवाल यह भी है कि क्या वाकई ये चुनाव दलों के लिए नाक की लड़ाई है? वैसे तो चुनाव कोई भी हो, अगर दल उसमें इन्वॉल्व हैं तो उसके नतीजों को दल के प्रति विश्वास के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस विधान परिषद चुनाव को बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाले 2 दल किस तरह दिखते हैं, रिपोर्ट देखिए। किसने बनाया प्रतिष्ठा का प्रश्न? किसकी इज्जत दांव पर? चुनाव बनी चुनौती। यूं तो सियासत में चुनौती राजनीति को आगे ले जाती है। 2 पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप किसी भी दल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, पर कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां दलों द्वारा दिए गए जवाब उन्हीं के लिए सवाल बन जाते हैं। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। जीत की तमाम रणनीतियां बनाने के बाद और सीटों की दावेदारी के मसलों में कभी उलझा दिखने वाला जेडीयू इसे पार्टी की प्रतिष्ठा नहीं मान रहा। जरा सुनिए चुनाव के इसी सवाल पर नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया। स्थानीय निकाय से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है बिहार विधान परिषद के लिए, और आप जानते हैं कि अपने बिहार में 2 सदन है, बिहार विधान परिषद और बिहार विधान सभा। तो इस चुनाव की अपनी अहमियत है। बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन हो रहा है, और जो भी मतदाता हैं उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। पार्टियां तो अपने अपने ढंग से कहती हैं, इस चुनाव का अलग महत्व है। जो यहाँ का विपक्ष है उसने इस चुनाव को जरूर एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। हम लोगों ने इस चुनाव को तो सहज ढंग से लिया था, लेकिन जो यहाँ का विपक्ष है उसने इस चुनाव के बारे में बहुत विचार किया और बहुत ढंग से इसके बारे में अपनी टिप्पणियाँ की। लेकिन हर चुनाव की अहमियत है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। इस चुनाव का भी अपना महत्व है, इसलिए सबको वोट डालना चाहिए। सुना नीतीश बड़ी सफाई से बीजेपी की आलोचना भी कर गए और संदेश भी दे दिया कि चुनाव के नतीजों का इंतजार उन्हें भी है। नीतीश विधान परिषद चुनाव को राजनीतिक दावपेच से इतर देखने का दावा तो कर रहे हैं, पर यह भी कहना नहीं भूलते कि सबक बीजेपी के लिए भी हो सकता है, यानी बीजेपी के बहाने बीजेपी पर निशाना। तो क्या यह मान लिया जाए कि हर दल की प्रतिष्ठा दांव पर है? हर दल की रणनीति
नतीजों के हिसाब से बदलेगी भी? ये दोनों सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर विधान परिषद चुनाव को नीतीश कुमार की राजनीति से जोड़कर देख रही है और उसे लगता है कि हार का मतलब उल्टी गिनती शुरू होना है। लेकिन इनके मंत्री अगर 2 राजधानी के अंदर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो जिलों के अंदर क्या हो रहा होगा आप अंदाज कर सकते हैं। इसलिए पूरे बिहार में जो रिपोर्ट मिल रही है, इनके सारे धमकी के बावजूद मुखिया लोगों को कहा जा रहा है मनरेगा में फंसा देंगे, इनको कहा जा रहा है और जिन जो पहले से मुकदमे में हैं उनको कहा जा रहा है जेल भिजवा देंगे। तो पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। बिहार में हुए विधान परिषद चुनाव वैसे तो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अहम बात यह है कि इसे अस्तित्व की लड़ाई का रूप खुद दलों ने दिया है और दिलचस्प ये है कि इसे मानने को कोई भी दल तैयार नहीं है। आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के उस पार सवाल ये कि बिहार को गुस्सा क्यों आता है, भीड़ तंत्र कानून के तंत्र पर क्यों भारी पड़ने लगा है। मुजफ्फरपुर में बस किसी तरह नालंदा कांड होते होते बचा। एक लड़की के चाकू मारने के आरोपी को भीड़ जान से मारने पर उतारू थी। पुलिस वालों ने किसी तरह उसे बचाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में पुलिस वालों पर लोगों का भरोसा नहीं है। पुलिस ने जैसे ही लड़के को घर से निकाला, लड़के पर भीड़ टूट पड़ी। इसके बाद तो पुलिस के पसीने छूट गए। जिसको जैसे मौका मिल रहा था वैसे पिटाई करने लगा। कोई लड़के के बाल खींच रहा था तो कोई उसको मुक्का मार रहा था। इसी दरमियान किसी को बांस मिला तो उसी से मारने लगा। हालांकि इस दौरान पुलिस वालों को भी हल्की चोटें आई। सैकड़ों की तादाद और महज 6-7 पुलिस वाले। बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी तक आते आते पुलिस पर भीड़ भारी पड़ गई। आरोपी लड़का नीचे गिर गया और लात घूंसों से उसकी पिटाई शुरू हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वाले लड़की को जीप में बिठाने में कामयाब रहे। जीप का ड्राइवर पहले से मुस्तैद था। जैसे ही इशारा मिला, गाड़ी को स्पीड में भगा ले गया। इस घर में इस लड़का के अलावा कोई दूसरा था नहीं और झगड़ा झंझट लोगों के बीच में हो रहा था। न इस घर से कोई बाहर गया है, न अंदर कोई आया है। और इनकी जो लड़की की जो आंटी है, जब वो अंदर गई तो वो देख रही है एक लड़की को दीवार में सटाए हुए था लड़का, और लड़की खुद बोली है कि इसको जाने मत दीजिएगा, चाकू यही मारा है। इस लड़का का कहना है कि मेरा फोन करके हमको बुलाया गया है। ये बात सत्य है कि उसके पिताजी का भी बयान है कि हमने फोन करके बुलाया। दरअसल लड़का और लड़की का परिवार कारोबारी है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़के को फोन करके लड़की के पिता ने बुलाया था, लेकिन लड़का सुबह में आने की बजाय दोपहर में घर आया। उस वक्त लड़की घर में अकेली थी। किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि लड़के के पास पहले से ही चाकू था। तकरीबन 4 घंटे बाद लड़के को घर से निकाला गया। फिर तो भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन पुलिस के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। घर के चौखट से अंदर दाखिल होने से पहले मोहल्ले वालों की टेस्ट से गुजरना पड़ा। दारोगा साहब को माता पिता की कसमें खानी पड़ी कि वो पैसे लेकर आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। कल तो चला जाएगा पार्टी, आज रात भर क्या कीजिएगा आप ये बताइए। रुपया लगेगा और क्या करेंगे? कितना डंडा ठुकाई लगेगा? तुम्हारे सामने
अरे मार डंडा है बोले तो पुराना आदमी है थोड़ा पर देखे क्या होता है। चलो देखो उसको पैसा लेके छोड़ दीजिए, हाथ मिला लिए, अगर नहीं हुआ तो माई का औलाद नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अरे आप उतना नहीं है भाई, अरे आदमी तो पहचानिए। ऑनेस्ट भाई कौन कर रहा है इससे गलत बात? आप बात के औलाद हैं, हम बात के औलाद नहीं मानते हैं। इस बात ह्यूमैनिटी है, आदमी तो पहचानिए। मुजफ्फरपुर पुलिस कम से कम इस बात को लेकर चैन की सांस ले सकती है कि उसे नालंदा पुलिस जैसी फजीहत नहीं झेलनी पड़ी। उसने हालात और लोगों के गुस्से दोनों पर बड़े ही सावधानी से काबू पाया। लेकिन पुलिस के लिए इस तरह के हालात ठीक नहीं हैं, जहां लोगों को लगता है पुलिस वाले पैसे लेकर कुछ भी कर देते हैं। ऐसे में भीड़ खुद ही इंसाफ पर उतारू हो जाती है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर जल्द हाजिर होते हैं। एक नदी जिसकी पानी से हजारों लोग अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, अगर वो कचरों से पाट दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन डाल्टनगंज के कोयल नदी के साथ ऐसा ही हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहली नजर में ये आपको डंप यार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डाल्टनगंज नगर निगम पूरे शहर भर का कचरा जिस जगह पर डाल रहा है वह डाल्टनगंज की जीवनदायिनी कोयल नदी है। हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाली कोयल नदी के पानी को कचरे ने सोख लिया है। नतीजा हुआ, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस नदी का पानी इस्तेमाल करने वालों पर बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसी से नहाना धोना खाना पीना इन दिन सब कुछ हो रहा है और बीमारी फैल रहा है। गंदगी इतना अपार है, एकदम हद से ज़्यादा है। इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि इस नदी को बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन कोई इसके लिए गंभीर प्रयास नहीं करता। ये पलामू की गंगा है, झारखंड की गंगा है और उसी गंगा से लोगों को पीने का पानी मिलता है, सिंचाई की पानी उपलब्ध रहती है। नहीं, नगर पालिका तो 100% दुश्वार है। उसको चाहिए कि कहीं के गंदगी को कहीं गंदगी करना उचित बात नहीं है। नगर पालिका का मुख्य काम सफाई है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि शहर को साफ करके नदी को गंदा कर दे। कोयल नदी की स्वच्छता को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री कितने गंभीर हैं, ये उनके बयानों से समझा जा सकता है। देखिए वो सब चीज़ ठीक है, बाकी हम जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख अरविंद जी को बुलाए थे, इस पर कार्रवाई करने का हम प्रयास। नदियाँ सभ्यता की रक्षक होती है। अब तक सभी छोटी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली। ऐसे में एक नदी की रक्षा के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि समाज को भी गंभीर होने की जरूरत है। उम्मीद है झारखंड सरकार के नुमाइंदे डाल्टनगंज के सबसे बड़े जल स्रोत को बचाने के लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। और इसके साथ पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।